हमेशा की तरह मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन, मार्केट रिव्यूज या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अब इस वीडियो में मेरा अपना भी कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि आज हम जानने वाले हैं बजाज पल्सर N250 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें, जिससे आपको ये पूरी तरह से पता पड़ जाएगा कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी यूजफुल है या फिर नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक की। लुक तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, पर्सनली मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगा हुआ है। कुछ जगह पे जैसे कि इसकी रियर डिजाइन है, पिछला जो पार्ट है पूरा का पूरा कुछ हद तक थोड़ा सा अलग नजर आता है। अलग का मतलब मेरा ये है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पसंद कुछ लोगों को आता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी आता है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बिल्ड क्वालिटी ये सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि बजाज ने इस गाड़ी में भर भर के दिया हुआ है। अब यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, तो जो चेसी है इसमें ये काफी मजबूत दी गई है। इसे हम बजाज की और भी गाड़ियों में देख चुके हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल और जो फाइबर का मटेरियल इसमें यूज करा गया है, मैं कहूंगा ये भी अपने आप में बेहतर है। मिरर्स की क्वालिटी है या फिर जो जॉइंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, जो आपके प्लास्टिक मटेरियल, जैसे फ्लेक्सिबल प्लास्टिक भी कहा जाता है, जैसे रियर मडगार्ड में है, फ्रंट मडगार्ड में है थोड़ा बहुत, तो ये भी यहाँ पे अपने आप में लाजवाब है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में चाहे स्विचेस हो, चाहे आपके वायर्स हो, अंदर की लगी हुई बैटरी की जो साइड का पोर्शन है, सब कुछ इस गाड़ी में बेहतर आपको मिल रहा है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। जब मैं मार्केट में कुछ लोगों से मिला, इस गाड़ी के जो यूजर्स है उनसे रैंडमली बातें करी, तो कुछ चीजें जो है यहाँ पे समझ में आई है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि इस गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट 162 kg है। अब ये वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा भी नहीं है और ना ही बहुत कम है, गाड़ी के हिसाब से बेहतर है, जिससे आपको हाईवे राइडिंग बेहतरीन जो इसका परफॉर्मेंस मिलता है। यानी कि हाई स्पीड में अगर बारिश के दिन है, हवाएं के जो मतलब हाईवे होता है, वहां हवाओं के जो झोंके होते हैं वो आया करते हैं और फिर गाड़ी डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, जो कि इसमें आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, जिस वजह से आप इस गाड़ी को किसी भी तरह के रास्तों पे चला सकते हो। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं तो वहां पे नीचे से हीट होती है ये गाड़ी, लेकिन नॉर्मल सिटी या फिर थोड़े बहुत कच्चे पक्के रास्तों पे आराम से ये चल जाती है। इस गाड़ी का इनिशियल पिकअप जितने लोगों से सुनने को मिला काफी बेहतर है। इसमें किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नजर नहीं आई हुई है। 1351 mm का जो इसका व्हील बेस मिल रहा है, उस लिहाज से सिटी राइडिंग में आपको ये कम जगह में घुमाने के लिए या फिर कम जगह में यू टर्न लेने के लिए बेहतर है। और इसी व्हील बेस के चलते हाईवे पे ये गाड़ी जो है स्टेबल चलती है। सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ वेट जो है इसका बेहतर बना करके चलती है। इसके अलावा अगर मैं मतलब सिटी की बात कर ही रहा था, तो यहाँ पे आपको जो कट्स लगाने होते हैं, कट्स वैसे लगाना मत, कट्स का मेरा मतलब है कि आपको कम जगह में से निकालने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो इस गाड़ी पे भरपूर आता है। मतलब आप आराम से कहीं ना कहीं से इसे जो है चला करके लेके जा सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट भी इस गाड़ी में काफी अच्छे से करी गई है। मैं कहूंगा जो राइडर है, वैसे 795 mm की यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल रही है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को चला पाओगे। उससे अगर कम है तो आपको खासी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि एक पैर जो है आपका पूरी तरह से जमीन पे आ जाएगा गाड़ी पे बैठ करके, लेकिन दूसरा पैर आधा अधूरा आएगा, जिस वजह से शायद दिक्कतें हो सकती है। लेकिन 5.5 फीट या फिर उससे ज्यादा है तो आपको ये गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी झुकी हुई है, मैं कहूंगा यहाँ पे लीन होकर के बैठना पड़ता है। हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 5.5 फीट की अगर हाइट के आप हो और उस पोजीशन में मतलब इस हाइट के बंदों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी माइनर सी झुकी हुई सीटिंग पोजीशन यहाँ नजर आ रही है, दिख रही है, जिस वजह से आपको लॉन्ग राइड के दौरान काफी ज्यादा अगर आपने कंटिन्यूसली गाड़ी चला ली तो कहीं ना कहीं कंधों में थोड़ा बहुत दर्द जो है वो महसूस हो सकता है। अदरवाइज दैट इज निग्लिजिबल, इतना ज्यादा जो है वो मैं कहूंगा तकलीफ नहीं देने वाला। इसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट सीट जैसे मैंने कहा था मिल रही है। राइडर के लिए तो नो डाउट जैसे मैंने कहा कंफर्टेबल भी है और थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन पिलियन के लिए ये थोड़ी सी उठी हुई है और थोड़ी सी झुकी हुई भी है। लेकिन अगर पोर्शन देख लिया जाए, नीचे का बैठने की जो स्पेस है वो देख लिया जाए तो काफी बेहतर है, जिस वजह से पिलियन आराम से बैठ सकता है। अगर पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग लग जाती है, यानी अर्जेंट ब्रेक लगा देते हो आप,
तो कहीं ना कहीं पिलियन जो है वो राइडर की पीठ पे यानी चलाने वाले की पीठ पे थोड़ा बहुत आगे जो है वो आ सकता है, जिस वजह से पिलियन के घुटनों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दर्द जो है वो हो सकती है। यहाँ पे इस तरह की कहानियां जो ओनर है इस गाड़ी के, अलग अलग ओनर से मैं मिला तो वहां पे बताई गई है, जो कि कुछ हद तक सच भी हो सकती है और कुछ हद तक मैं कहूंगा यहाँ पे तकलीफ हो भी सकती है। तो ये है। बाकी इसके अलावा अगर आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको मिल रही है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। ये तो हो गई चलो अंदर की बात, यानी सिटी के अंदर। अगर हाईवे की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको कैसा परफॉर्मेंस इस गाड़ी का देखने को मिलने वाला है, तो ये बहुत बेहतरीन है। मतलब 100, 110 अप टू 115, 115 किलोमीटर तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है बिना किसी दिक्कत के। इस तरह का इसका जो बनावट है इसकी करी गई है, बिना किसी स्ट्रगल के, यानी कि आपको खिंचाव या तनाव महसूस नहीं होता है, या फिर इंजन में पावर कम पड़ रही है और आप एक्सीलरेटर जो है वो घुमाते ही जा रहे हो फिर भी गाड़ी भाग नहीं रही है, इस तरह का कोई जो यहाँ पे परेशानी है नजर नहीं आती है। 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक, और फिर उसके आगे 116, 17, 18 यहां तक जब आप स्पीड लेकर के जाते हो तो यहां पे मैं कहूंगा आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ पावर। वैसे भी 110 और 115 ये जो स्पीड है कम नहीं है, खास तौर पे इस तरह की बाइक के लिए। तो स्पीड के मामले में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ये 4 चांद लगा रही है। इस गाड़ी को जब हाईवे पे चलाते हो तो टायर का जो मतलब पोर्शन होता है या फिर परफॉर्मेंस होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में 100/80 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर से डेफिनेटली ये अच्छी चीज है, लेकिन रियर वाला जो व्हील है वो कहीं ना कहीं 130 की जगह पे 140 का अगर हो जाता तो मैं कहूंगा यहाँ पे और भी 4 चांद लग जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माइलेज को मेंटेन रखने के लिए जो टायर है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम रखी गई है, जो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। पर्सनली मेरी ये राय है और बाकी लोगों की भी यही राय थी कि यहाँ पे 140 का टायर हो जाता तो ये बेहतर हो जाता, क्योंकि अगर आप स्पीड में हो और कॉर्नरिंग लेना चाहते हो तो वहां पे कुछ लोग जो है वो आराम से ले लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड नहीं हो पाता है, ये चीज है। बाकी टायर्स आपके जो गर्मी के दिन है या फिर ठंडी के दिन है और चाहे बारिश के ही दिन क्यों ना हो, आराम से हाईवे पे जो गाड़ी को है चला लेते हैं। स्पीडिंग विडिंग की अभी तक कोई इश्यूज यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। अब आइए दिल की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 249.07 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 2 वोल्ट ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल रहा है। FI के साथ PS6 इंजन यहाँ मिल रहा है, जो मैक्स पावर 24.5 PS की जनरेट करता है एट द रेट 8750 RPM पर, और मैक्स टॉर्क 21.5 Nm का जनरेट करता है एट द रेट 6500 RPM पर। यहाँ पे आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जो किक है नहीं मिल रही है। वैसे भी इस तरह की गाड़ियों में किक मिलती नहीं है, पहले मिला करती थी, अभी पहले यानी कि जो बहुत पहले गाड़ियां आया करती थी वहां 100 सीसी 150 सीसी 200 सीसी तक की, रॉयल इनफील्ड में भी 350 सीसी तक की गाड़ियों में किक थी, अभी फिलहाल निकाला जो है वो जा रहा है। खैर, तो इंजन कैसा है इस गाड़ी का, किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, क्या कहता है मार्केट रिव्यू या फिर मेरी अपनी पर्सनल राय। तो देखो, सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा, काफी स्मूथ इंजन है, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है 100 किलोमीटर पर आवर तक। उसके बाद जैसे ही आप 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर का स्पीड अचीव करने लग जाते हो, इंजन में माइनर सा वाइब्रेशन महसूस होता है और हीटिंग भी कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर या फिर 90 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखते हो इस इंजन को, तो जी हाँ, ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। उसके ऊपर थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा, कुछ अलग तरह की साउंड अंदर से आती है या फिर नहीं, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, 90-100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक ये डेफिनेटली अच्छी चलने वाली है। आप जो इसे मतलब इसके ऊपर ना लेके जाए, गाड़ी लंबे समय तक आपकी टिकी रहेगी। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता तो बेहतर हो जाता, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर 5 स्पीड गियर बॉक्स, 5 गियर की ये गाड़ी मिल रही है, ये भी इनफ है। मतलब कि इसमें भी आपको 5वें गियर में स्पीड भरपूर मिलती है, पावर अच्छी मिलती है।
गियर शिफ्टिंग भी अच्छी खासी यहाँ है, कहीं पे अटकने की खटकने की शिकायतें अभी तक सामने नहीं आई हुई है। हाँ, कुछ लोगों को फर्स्ट से लेकर के सेकंड गियर में जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं चलती गाड़ी में 2-3 बार पैर से धक्का लगाना पड़ता है, तब जाके गियर नीचे होता है या फिर ऊपर होता है। तो वो कुछ चीज जो है वहां नजर आई हुई है, लेकिन अप एंड डाउन करने में बाकी लोगों को ये कोई भी यहाँ मैं कहूँगा शिफ्टिंग जो है इसकी स्मूथ नजर आई हुई है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। और जैसे मैं गियर्स की बात कर रहा था, 6 गियर कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों को 5 गियर से काम मतलब अच्छा खासा चल रहा है, ये भी कहना है। तो मेरी पर्सनल राय जो है इसमें ये है कि ठीक है 5 गियर भी है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट गियर में जो पावर मिलनी थी वो मिलती है, जो सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जो मिलनी है वो भी मिलती है, फोर्थ में जो मिलती है वो भी अच्छी खासी मिलती है। मतलब ऐसा है कि मैनेजमेंट जो है वो गियर शिफ्टिंग का और पावर पुलिंग का यहाँ बेहतर नजर आता है। फोर्थ गियर में भी आप अच्छी खासी लंबी जो चढ़ान है वो चढ़ा सकते हो, फिफ्थ गियर में भी चढ़ा सकते हो, लैग महसूस नहीं होता है। फिर चाहे आप पीछे 2 बंदे बैठे हो या फिर कुछ सामान भी लदा है आपके साथ और 2 बंदे भी बैठे हो, यानी गाड़ी के ऊपर बैठे, तब भी ये आराम से ऊपर जो है खींची चली जाती है। आई मीन टू से पावर इसमें, पुलिंग पावर इसमें बेहतर नजर आती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक 37 mm का जो सस्पेंशन है वो मिल रहा है और रियर में मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स। मतलब सस्पेंशन ऐसे हैं इसके कि आपको जो हाईवे है, प्लेन हाईवे, वहां पे कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास दिलाएंगे। बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते हैं तो वहां पे मैं कहूंगा 19-20 के फर्क से आपको कंफर्टेबल राइडिंग दिलाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो और कंफर्टेबल चाहिए रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग कैपेसिटी कैसी है, आप किस तरह से जो है मतलब आप गाड़ी चलाते हो वगैरह वगैरह। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, आपके खराब रास्तों पे और गड्ढों वाले रास्तों पे भी आपको आरामदायक राइडिंग का एहसास दिलाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद भी आजमाया है। और जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट रिव्यूज जो ये कुछ बातें हैं वो सुनने को मिली हुई है, तो ये है। अब अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो ब्रेकिंग में यहाँ पहले जो बजाज की जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जब लॉन्च हुई थी तब ड्यूल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस के साथ आई हुई थी। हाल फिलहाल बजाज ने इसे ड्यूल डिस्क विद ड्यूल चैनल एबीएस, कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा हुआ है, 1-2 छोटे बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस हो गए और फिर इसमें ड्यूल चैनल एबीएस भी ला करके दे दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। जो ब्रेकिंग की कमी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ फुलफिल होती है, क्योंकि 90-100 km/h के स्पीड पे सिंगल चैनल एबीएस से ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ करती थी, मतलब सडनली कंट्रोल नहीं हुआ करती थी। और ऐसे में अगर रेत पड़ी है रास्तों पे, कहीं ना कहीं आपका नया रास्ता बन रहा है या फिर फिसलन भरा रास्ता है या फिर बारिश के दिन है, पानी गिरा हुआ है, तो वहां पे सिंगल चैनल एबीएस थोड़ा सा, मैं कहूंगा थोड़ा सा अनसफिशिएंट था ब्रेक गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन ड्यूल चैनल एबीएस इसमें आ जाने के कारण ये कमी कहीं ना कहीं दूर चली गई है। मैं कहूंगा इसमें बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी इस गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं कहूंगा नए वेरिएंट की ओर जाइए, जो कि बजाज ने ड्यूल चैनल एबीएस के साथ उतारा है, पूरी तरह से काले कलर में, ब्लैक कलर में। तो ये है। बाकी ब्रेकिंग जो सिंगल चैनल एबीएस वाली जो गाड़ी थी उसमें मैं कहूँगा ठीक ठाक सी थी, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छी। इसके अलावा यहाँ जो प्लस पॉइंट मैं एक और कहना चाहूँगा वो है इसका हेडलाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कारों में लगा रहता है वो यहाँ आपको मिल रहा है। तो चाहे किसी भी तरह के खराब रास्ते हो, आई मीन टू से काले रास्ते हो, पूरी तरह से रात है, तब भी इसका जो हेडलाइट है आपको दूर दरारा तक का रास्ता दिखा देता है, कोई शिकायत नहीं है। और फिर चाहे सामने से ट्रक आ रही हो, ट्रैवल्स होते हैं जिनके 4-6 लाइट्स और लगे होते हैं जो रात में चला करती है, स्लीपर कोचेस वगैरह उस तरह की गाड़ियाँ, तो ऐसे में भी सामने से मैंने खुद आजमाया है गाड़ी, चाहे आप सामने से लेकर के जाओ लेकिन बाजू का जो रास्ता है, जो पोर्शन है वो प्रॉपर दिखा देता है। कुछ जगह पे मतलब कुछ गाड़ियों का ऐसा होता है कि आंखों पे लाइट आ जाने के बाद सामने का दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंखों पे लाइट आने के बाद भी इस गाड़ी का जो हेडलाइट है वो सामने का पिक्चर क्लियर दिखाता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप कॉन्फिडेंशियली गाड़ी को चला करके लेकर के जाते हो, जो इसकी हेडलाइट की मैं कहूँगा एक अच्छी क्वालिटी यहाँ नजर आती है। ओवरऑल 14 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ मिल रहा है, 35 से लेकर 40 किलोमीटर तक का इसका जो है माइलेज आपको मिल जाएगा। ये भी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, किस तरह से गाड़ी चलाते हो वगैरह वगैरह। इसमें आपको जो इसकी एक शोरूम प्राइस है दिल्ली के हिसाब से वो 1.44
लाख टू 1.50 लाख। इसमें नए और पुराने दोनों वेरिएंट है, वो आपको मिल जाएंगे। सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो देखो बजाज ये एक काफी बड़ा ब्रांड है। पल्सर सीरीज इसकी काफी ज्यादा बेची जाती है, युवाओं की धड़कन इसे कहा जाता है। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको इस गाड़ी की डेफिनेटली मिल जाएगी। गांव खेड़ों में कहीं ना कहीं ये गाड़ी अभी नई है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके स्पेयर पार्ट शायद ना मिले, लेकिन बहुत सी जगह पे चांसेस है कि आपको मिल जाए। लेकिन सिटीज में आपको इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट डेफिनेटली कहीं भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो वन टाइम की मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जैसे सर्विसिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं 500 से लेकर 700 रुपए मैक्स टू मैक्स इतनी आ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप कोई नया स्पेयर पार्ट चेंज कर रहे हो, इसमें आप जैसे कि ऑयल डाल रहे हो या फिर एयर फिल्टर चेंज कर रहे हो या फिर तरह तरह की बातें हैं, तो जो भी चेंज कर रहे हो, जो भी डाल रहे हो, उसका अलग से खर्चा आएगा। मैंने बस सर्विसिंग कॉस्ट जो है इसकी वो बताई 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में। ओके, तो इतनी सारी जो पूरी मैंने इसके कई सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करे। अब आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं, क्या ये गाड़ी खरीदने लायक है, यानी कि इसे खरीदना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि ये सारे पॉइंट्स इसमें प्लस भी आ गए, माइनस भी आए, यानी एडवांटेजेस भी आ गए, डिसएडवांटेजेस भी आ गए। और यकीन मानिए इस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उतनी शायद किसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि अपने चैनल की यही पहचान है कि यहाँ पे किसी भी चीज का डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। खैर, मोरल मैं मेरा ओपिनियन कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग आपका ओपिनियन जानो। तो 250 सीसी की अब तक की मैं कहूंगा यह सबसे बेहतर बाइक है बजाज की ओर से। और हालांकि अगर बाकी गाड़ियों से कंपेयर कर लिया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्यूल इफिशियंट बाइक है, क्योंकि 250 सीसी की गाड़ी आपको 40 किलोमीटर पर आवर का माइलेज नहीं देती है, जबकि ये कुछ लोगों को दे पा रही है। अगर आपको सिटी में चलाना है या फिर आपको सिटी के साथ साथ हाईवे पर भी चलाना है, आपकी शॉर्ट राइड तो होती ही होती है, और अगर लॉन्ग राइड भी आपकी हो जाती है तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। कॉम्बिनेशन है, सिटी में तो बेहतर चलती ही है जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो हाईवे पे भी बेहतर चलती है। और अगर आपका यह सवाल है कि इसका पिछला टायर क्या चेंज करके 140 mm का जो है वो लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो। लेकिन इसका जो अलॉय है वो, यानी पिछला जो व्हील है, रिंग है, वो 130 के हिसाब से बनी हुई है, तो आपको अलॉय भी चेंज करना पड़ सकता है। फिर भी आप एक बार मैकेनिक की सलाह जरूर ले लें। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की लिंक है, वहां पर भी लिख करके भेज सकते हो, जो कि हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को। तो उस एपिसोड में आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी के, यानी जो यूजर है वो अपना एक्सपीरियंस लिख करके भेजेंगे, वो मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। इससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, इसे परचेस करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।